हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। मैं आज आप लोगों के साथ एनसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सिर्फ एनसीएल का ही क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, आने वाले समय में मैं जितने भी मतलब सब्सिडरीज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बीसीसीएल, सीसीएल या फिर एनसीएल, एचसीएल, सारा को मैं धीरे धीरे करके टोटल कंप्लीट कराऊंगा और साथ साथ आपका रूल्स और एक्ट का भी क्लास अपलोड करता रहूंगा कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का असुविधा ना हो। अभी माइनिंग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया हुआ है, एनएलसी का वैकेंसी है और आपका एनसीएल का वैकेंसी है। ये तीनों में आपका माइनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं टोटल माइनिंग का भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। सीएमआर 2017 के तहत खतरनाक क्षेत्र का घेरा होता है। ये तो हिंदी में है कि सर इतना हिंदी इतना टफ का है, ये हिंदी वाला में सर हम लोग उतना हैबिचुएट नहीं है। तो जो हैबिचुएट हिंदी में है वो हिंदी, और जो इंग्लिश में हैबिचुएट है वो आप इंग्लिश को देखिए। आगे से मैं इंग्लिश को पढ़ूंगा, जिसको असुविधा होगी वो हिंदी देख सकता है। एज पर प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017 डेंजर जोन क्या होता है। तो देखिए, डेंजर जोन आपका सीएमआर 2017 के अनुसार आपका 500 मीटर है। 500 मीटर का रेडियस कहने का मतलब क्या है कि आपको जिस जगह ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिस जगह ब्लास्टिंग कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप यहाँ ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो इसके 500 मीटर के अंदर में, इस 500 मीटर के अंदर में आपको कोई भी चीज नहीं रखना, ना कि कोई मैन एक्टिविटी होना चाहिए या वर्किंग एक्टिविटी या फिर कोई मशीनरी या फिर कोई लोग, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। मतलब आपको हटा देना है कि ताकि यदि यहाँ पर ब्लास्टिंग होता है, यदि हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो जो इससे फ्लाई रॉक्स बनते हैं या फिर जो इसका वाइब्रेशन से आपका कुछ भी डेंजरस अकरेंस होने का भी खतरा हो सकता है, या फिर उस फ्लाई रॉक से लोगों को चोट लग सकता है, मशीनें टूट-फूट हो सकती है, या फिर कोई फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। ये सारा चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि सीएमआर 2017 के द्वारा डीजीएमएस आपको 500 मीटर के अंदर में कोई भी एक्टिविटी करने से मना करती है, किसी लोगों का प्रेजेंस को भी मना करती है। तो हम लोग किस पे जाएंगे, तो 500 मीटर पे जाएंगे। अब ये सर 300 मीटर, 300 मीटर के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप अपने माइंस में वैसा ब्लास्टिंग करते हैं जिससे एकदम लगभग मतलब बहुत कम वाइब्रेशन आपका उत्पन्न होता है, कि लगभग 150-200 मीटर में जो आपका बिल्डिंग्स पड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पड़ रहा है जिसको किसी भी प्रकार का हानि नहीं हो रहा है और फ्लाई रॉक्स बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में डीजीएमएस क्या करता है कि 300 मीटर तक आपको परमिशन दे सकती है। लेकिन आपको सारा सर्कमस्टांसेस आपको देखते हुए, आपका क्या वर्किंग कल्चर है, आपका टोटल चीज आप उसमें लिख कर दीजिएगा कि हम ये मतलब एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, हम इस प्रकार का ब्लास्टिंग करेंगे कि किसी प्रकार को किसी को भी हार्म नहीं होगा, कोई मशीनरी को भी हार्म नहीं होगा, ना किसी लोग को हार्म होगा, ना उतना वाइब्रेशन क्रिएट होगा कि बिल्डिंग्स को क्रैक्स कर सकता है या फिर उसको कोलैप्स कर सकता है। ये सारा चीज आप यदि लिख कर दीजिएगा तो डीजीएमएस आपको 300 मीटर का परमिशन देती है। ये चीज है, देती है। लेकिन आपको यदि आपका यदि क्वेश्चन 2017 लिख दिया गया है तो आपको 500 मीटर में जाना है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपका है कि स्तंभ हटाने की क्रिया, कहने का मतलब स्तंभ हटाने की क्रिया बहुत कठिन है, इसलिए आप इंग्लिश को देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग डीप लरिंग, अब मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि डीप लरिंग बोला जा रहा है। तो डीप लरिंग स्टार्ट करने से पहले आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो देखिए, डीप लरिंग का जो हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, अब डीप लरिंग क्या होता है, देखिए हम लोग कभी भी कोयला को निकालते हैं अंडरग्राउंड में, तो हम लोग 2 मेथड से निकालते हैं, या तो डेवलपमेंट करते हैं या तो डीप लरिंग करते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, हम लोग काटते हुए जाते हैं कोयला को और निकलता रहता है। अब क्या होता है, कोयला काटने के बाद क्या होता है कि उसमें हम लोग पिलर छूट जाता है। अब उस पिलर को भी तो काटना है ना, उसमें भी कोयला है। तो अब क्या होता है कि जब डेवलपमेंट का काम पूरा हो जाता है तो क्या होता है कि हम लोग डीप लरिंग का काम शुरू करते हैं। डीप लरिंग मतलब नाम में ही पूरा क्लियर कर, डी पिलर करना। डी पिलर करना मतलब क्या, पिलर को काटते हुए, कोयला को निकालते हुए हम लोग आगे बढ़ना। तो डीप लरिंग का आपको ऑपरेशन कभी भी स्टार्ट करना पड़ेगा तो आपको RIM से, मतलब आपको रीजनल इंस्पेक्टर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसमें रीजनल इंस्पेक्टर आपका ऑप्शन नहीं है, आपसे कंफ्यूज है, रीजनल इंस्पेक्टर आपका ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप क्या टिक लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन में क्या है, डीजीएमएस दिया हुआ है। तो डीजीएमएस के अंदर ही आपका CIM और आपका RIM दोनों आते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है कि आप तो पढ़ के गए RIM। रेगुलेशन 112 में, रेगुलेशन 112 जो आपका डीप लरिंग बता रहा है, उसमें तो आप टोटल RIM देखिएगा, डीजीएमएस नहीं देखिएगा। लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं करना है, जो RIM और CIM दोनों है वो आपका डीजीएमएस का ही भाग है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी। ये क्या है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये आप जान गए। तो किससे परमिशन लेना पड़ता है, RIM से। RIM से आपको टोटल आपको रिटर्न में आपको देना पड़ेगा कि हम इस प्रकार का मतलब डीप लरिंग करेंगे। सारा आपको मतलब जो आपका प्रोसेस है कोयला निकालने का, जिस मेथड से आप निकाल रहे हैं, किस प्रकार आप निकालिएगा, आप इधर से काटते हुए जाइएगा या पीछे से काटते हुए आइएगा, इस सारा चीज का आपको डिटेल्स दीजिएगा तो आपको फिर डीजीएमएस परमिशन देगी, मतलब RIM परमिशन देगी। और यदि वो चाहेगी तो उसमें कुछ चेंज भी कर सकती है कि जो आप इसमें लिख के दिए हैं, इसमें हम ये ऐड कर रहे हैं, आपको ये चीज को फॉलो करना है, तो फिर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रकार ये हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें आपका जिला पदाधिकारी मतलब DM आपका, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लिखा हो, मतलब मैं मान के चलिए DM। तो DM का यहाँ पर कोई हाथ नहीं होता है, मतलब परमिशन लेने के रिगार्डिंग। आपका चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया, आपको ये भी नहीं होगा, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ये भी। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि नोटिस ऑफ फैटल एक्सीडेंट और सीरियस बॉडीली इंजरी
इज टू बी सेंट इन फॉर्म 4A टू RIM विद इन आवर्स। मतलब जो आपका फैटल एक्सीडेंट या सीरियस बॉडली इंजरी होगा या हो रहा है आपके माइंस में या हो गया है, तो आप जो RIM को जो नोटिस भेजिएगा फॉर्म 4A में, वो कितने घंटे के अंदर भेजिएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। आपको इसको क्वेश्चन को बताने से पहले ये बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। हम लोग एक्सीडेंट पे एक अलग से वीडियो में बना के डालूंगा कि सीरियस बॉडली इंजरी है क्या, माइनर इंजरी है क्या, रिपोर्टेबल इंजरी क्या है, फैटल वगैरह क्या है, डिजास्टर क्या है, मेजर क्या है, सब आप बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप नॉर्मली इसमें जान जाइए। फैटल एक्सीडेंट क्या होता है? किसी लोग मतलब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाना, ये फैटल हो गया। कितने व्यक्तियों तक डेथ होना फैटल कहलाता है सर? 3 व्यक्ति होता है। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। यदि 3% का डेथ हो रहा है, 3% ही नहीं, आपका 1 से लेकर 3% तक आपका डेथ हो रहा है, तो आपका फैटल एक्सीडेंट। फैटल एक्सीडेंट आपका मोर देन 3 मतलब 4 से लेके 9% तक, तो आपका वो मेजर एक्सीडेंट हो गया। कौन सा एक्सीडेंट हो गया? मेजर एक्सीडेंट। और आपका 10 या 10 से अधिक लोगों की आपका डेथ मतलब मृत्यु हो रही है, डेथ हो रहा है, तो उसको हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। ये आप समझ गए कि सर ये फैटल, मेजर और आपका डिजास्टर एक्सीडेंट क्या होता है। अब अगला है आपका सीरियस बॉडली इंजरी। सीरियस बॉडली इंजरी आप मोटा मोटी जान जाइए, आपका बॉडी का कोई पार्ट्स काम करना बंद कर दिया है या फिर आपका बॉडी का कोई पार्ट्स आपका टूट गया है, सीरियस बॉडली इंजरी। आगे क्या है सर कि रिपोर्टेबल इंजरी। देखिए रिपोर्टेबल इंजरी और माइनर इंजरी आप जान जाइए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा कम बता रहे हैं। माइनर इंजरी क्या है? आप 24 घंटे से अधिक लेकिन 72 घंटे से कम तक आप ड्यूटी अब्सेंट रहते हैं उस चोट के कारण, तो वो जो चोट आपका रहेगा वो आपका माइनर इंजरी कहलाता है। वो इंजरी माइनर इंजरी। और मोर देन 72 आवर्स या 72, ये दोनों इसमें इंक्लूड है। उतना घंटे तक आप यदि ड्यूटी में अब्सेंट रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टेबल इंजरी। ये आप समझ गए। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि यदि आपका सीरियस बॉडली इंजरी या फिर फैटल एक्सीडेंट, इसमें और एक चीज छूटा हुआ है, डेंजरस अकरेंस। ये 3 चीज होता है आपके माइंड्स में, तो आपको नोटिस किसको देना है? इसमें सिर्फ RIM लिखा हुआ है। आपको तुरंत जो आपको जो नोटिस देना है 24 घंटे के अंदर, तुरंत आपको मैसेंजर से या फिर आपको कॉल से या फिर आपको मैसेज से, व्हाट्सएप से, फैक्स से, ये आपको नोटिस देना है किसको? यदि और एक चीज कि किसको देना है, उसमें से आपका इलेक्ट्रिकल वाला भी आएगा। यदि आपका इलेक्ट्रिकल के कारण कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी देना है। कौन कौन इसमें आते हैं? आपका RIM और CIM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CAPC मतलब कंपीटेंट अथॉरिटी पेमेंट एंड कंपनसेशन। 4 को आपको देना है। किसमें देना है? फॉर्म 4A में। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। इस क्वेश्चन के अनुसार हमने इसको टिक तो लगा दिए। आगे क्या है? फिर आपको 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर आपको RIM और CIM को देना। फिर आपको ये DM और CAPC को आपको नहीं देना। ये आप समझ गए। क्या नोटिस देना है 7 दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर में कि आपका इस तरह का एक्सीडेंट हुआ था, इसमें ये लोग को चोट लगा है, ये लोगों को इस प्रकार का चोट लगा है, उसका टोटल डिटेल्स आपको 7 दिन के अंदर देना है। वो चोटिल आदमी, वो इंजर्ड पर्सन यदि ड्यूटी पे वापस आ जाता है ठीक होकर, तो उसके ठीक होकर आने के बाद आपका 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज आपको उसका टोटल डिटेल्स देना है। किसको देना है? वो भी आपको CIM और RIM को देना है। इस क्वेश्चन से हम लोग इतना मोटा मोटी एक चीज जान गए। किसमें देना था सर? ये वाला जो शुरू आप जो सबको दिए, ये आपको 4A में देना है। उसके बाद आपको जो 7 दिन के अंदर देना है वो आपको 4B में देना है। उसके बाद जो आपको 15 दिन के अंदर देना है वो आपका 4C में देना है। तो आपको कभी भी आपको एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि 7 दिन के अंदर किस फॉर्म में देते हैं, 15 दिन के अंदर किस फॉर्म में देते हैं, 24 घंटे के अंदर किस फॉर्म में देते हैं। तो आप देख लीजिए 4A 4B 4C, एक 24 घंटे में, एक 7 दिन में, एक 15 दिन में। ये आप समझ गए। शुरू वाला किसको देते हैं? 4 को देते हैं। यदि और एक चीज क्या है कि आपका इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल वाले को भी देते हैं। यदि वो इलेक्ट्रिकल के कारण आपका एक्सीडेंट आपका हुआ है तो, या फिर बर्न इंजरी हुआ है तो इलेक्ट्रिकल के कारण, इलेक्ट्रिकल अपैरेटस का यूज होने के कारण। ये आप समझ गए। अब क्या मैं बता रहा हूं कि 7 दिन के अंदर 2 आदमी को, 15 दिन के अंदर 2 आदमी को। ये आप क्लियर समझ गए इस क्वेश्चन में। और ये फैटल क्या होता है, मेजर क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, रिपोर्टेबल क्या होता है, ये टोटल जान गए। एक बृहद वीडियो आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि CIL का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। जितना भी आपको कोल इंडिया का एग्जाम होता है, लगभग मोस्ट ऑफ का एग्जाम ये पूछा जाता है। CIL का पूरा नाम आप सबको पता है, कोल इंडिया लिमिटेड। ये आप जान गए। ये तो सिंपल आपका था। आपको यहाँ पर देखना है कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है। सेंट्रल आपका होगा नहीं, यहाँ पर कोल, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लिखा आपका, ये भी होगा नहीं। आपको कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन C आपका होगा। ये सेंट्रल यहाँ लगे, ये आपका होगा। ये तो आप जान गए मोटा मोटी। CIL का फॉर्मेशन कब हुआ था? आपको फॉर्मेशन पूछ सकता है कि सर इसका ये बना कब था। तो CIL का फॉर्मेशन आपका 1 नवंबर 1975 को हुआ था। ये पहला जानकारी। दूसरा क्या है?
इसका सेंट्रल ऑफिस कहाँ पर है, इसका सेंट्रल ऑफिस कहाँ पर है, सेंट्रल ऑफिस आपको कोलकाता में है। ये दूसरा जानकारी। तीसरा क्या है सर, इसमें कितनी सब्सिडरीज है, टोटल 8 है। क्या क्या है सर, BCCL, CCL, MCL, NCL, ECL, WCL, SECL, CMPDIL, सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग डिजाइनिंग एंड, वही चीज आपको टोटल है। तब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सब्सिडीज है। ये आप जान गए। अभी आपका ये NCL का है, तो NCL थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आगे करूंगा। आपको इसमें हम क्या क्या बताएं, सेंट्रल ऑफिस बताएं, फॉर्मेशन कब बताइए, 2011 में इसको, और एक चीज है 2011 में इसको महारत्ना का दर्जा मिला था, महारत्ना का टैग मिला था, किसको, कोल इंडिया को। तो ये सारा चीज आपको इस क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। कोल इंडिया क्या है, कोल इंडिया का महारत्ना है, कब बना था, 2011 में, याद रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, NCL का पूरा नाम क्या है, NCL का पूरा नाम का नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो आपको देखना नॉर्दर्न, यहाँ पर नॉर्थ लिखा हुआ आपको होगा नहीं, यहाँ भी नॉर्थ लिखा आपको होगा नहीं, यहाँ पर नॉर्थ लिखा आपको होगा नहीं, यहाँ देखिए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये ऑप्शन आपको हो जाएगा। ये आप समझ गए। ये कब बना था सर, देखिए इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, देखिए रेगुलेशन आपका 27 नवंबर को बना था, और आपका NCL आपका 28 नवंबर को बना था। मैं ईयर ने बात कर रहा हूँ, ये 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ये तो आपका 2017 में हुआ था। ये क्या है सर, ये NCL का फाउंडेशन डे है। सर NCL में सर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NCL में एरियाज कितने हैं, तो आपका ये एरिया पूछेगा, तो NCL में 10 एरिया है। उस 10 एरिया में खास बात क्या है, 10 एरिया में टोटल प्रोजेक्ट आपका 10 ही है। और एक खास बात क्या है, 10 जो आपका प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट में आपका एक एक माइन है, मतलब कितना माइन हो गया, टोटल 10 माइन। ये आप समझ गए माइन के बारे में, एरिया, प्रोजेक्ट, माइन। सबसे बड़ा सर जो आपका प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, वो आपका है जयंत मेगा प्रोजेक्ट, ये आप समझ गए। सबसे जो थिकेस्ट सिम आपका इंडिया में पाया जाता है 160 मीटर का थिकेस्ट सिम, वो आपका झिंगुरदाम, वो आपका NCL में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है, NCL में। ये सारा चीज हम लोग जाने NCL के बारे में, ये मोटा मोटी कि हम लोग जितना तक जानना था अभी नहीं जाना। इस पर NCL पे भी एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है कि उसमें कितने कितने एरिया में कौन कौन क्या क्या है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। तो ये हम लोग अभी देखें। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रैगलाइन का उपयोग है। ड्रैगलाइन देखिए, ड्रैगलाइन का फोटो आपको लिए सुविधा के लिए डाल दिया है। ड्रैगलाइन एक OB पे चलने वाला मशीन है, जो माइंस आपका लगभग मोर देन 15 ईयर्स चले, उस जगह पे इसका लगभग यूज किया था। ये आपको किसी स्टैट्यूटरी बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मतलब ये आप कॉमन आप जान जाइए। ये जो मशीन है, इस मशीन को आप जो देखे हैं, ये बहुत एडवांटेजियस मशीन है। टोटल OB पे काम करता है। OB क्या करता है, जैसे कि यहाँ से OB उठाएगा, फिर आपको या फिर इधर से काटेगा, इधर रखे, देखिए यहाँ से काटते काटते टोटल आपका ड्रैगलाइन के द्वारा ये पूरा एरिया काटेगा, काटते काटते यहाँ रखे, देखिए ड्रैगलाइन यहाँ पर भी लगा हुआ है, वो भी काट करके यहाँ करेगा। फिर क्या करेगा, जब इसको ये ट्रांसफर करना है तो फिर इस मशीन को इधर लगाएगा, फिर इसको काट के उधर करेगा। इस प्रकार का ये पूरा मतलब OB में और लूज मटेरियल पे जनरली लगता है सर, हार्ड भी नहीं लगता है ब्लास्टिंग के बाद इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली इसको आपका जो NCL एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, आपको लूज मटेरियल मिलेगा। ये आप समझ के ड्रैगलाइन लगता है कहाँ है, ओपन कास्ट में लगता है। चलिए हम आपको देखते हैं कहाँ दिखा हुआ है, हवाई जहाज में लगता है क्या, नहीं, रेल मार्ग में नहीं, सर्वेक्षण यंत्र में नहीं, खुली खदान मतलब ओपन कास्ट माइंस में। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या बोला जा रहा है, एक खुली खदान की मशीन है। ये सारा चारों मशीन जो दिया हुआ है, जो टोटल सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा आपका ओपन कास्ट का माइन है, मतलब ओपन कास्ट का मशीन है। डोजर आपका ओपन कास्ट का मशीन है, देख लीजिए आप। डोजर क्या करता है, क्या डोज करता है। इसका यूज कहाँ देखिएगा आप देखिएगा इसको क्या कहते हैं, डंप में क्या करता है कि जो मटेरियल आपको डंप कर देती है, उसको ठेल के डोज करके आगे करती है। साथ ही साथ ये मतलब बर्म को भी फॉर्मेशन करती है, डालती है ऐसे करके बर्म बनाती है। ये डोजर आपका समझ गए। रोड हेडर क्या है, ये रोड हेडर जो है ना आपका लॉन्ग वाल में इसका यूज होता है, काटते काटते जाती है, रोड बनाते जाती है। ये हो गया जब स्टार्टिंग आपका होता है, दो तरफ से हम लोग घुसते हैं, दोनों तरफ से काटते काटते जाती है, ये रोड हेडर हो गया। बर्न साइड बोरिंग अपैरेटस, इसका यूज होता है ना, ये हम लोग अंडरग्राउंड में ये यूज होता है, वो भी अंडरग्राउंड, ये भी अंडरग्राउंड में यूज होता है। क्या होता है, वाटरी आपका फेस होता है, तो आपका चेक होल किया जाता है, उसमें इस मशीन का यूज किया जाता है। ये जो ड्रिल बर्न साइड बोरिंग मशीन है, इससे क्या होता है कि आपका वाटर कहाँ तक है, आपका वाटर लेवल कहाँ तक है, उसको पता करता है, चेक होल किया जाता है। फिर हम लोग धीरे धीरे वर्किंग को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ये क्या, डबल ड्रम सीयरर, ये भी आपका लॉन्ग वाल का है। डबल ड्रम सीयरर में क्या है, आपको फोटो आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ पर भी एक ड्रम है, यहाँ पर भी एक ड्रम है, ये दोनों तरफ से आपको काटते जाते हैं। ये भी किसका, लॉन्ग वाल का है। ये आप समझ गए। तो टोटल क्या हो गया, ये अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड। डोजर जो है आपका ओपन कास्ट का मशीन है। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे, खुली खदान में प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब ओपन कास्ट में ये कौन सा मशीन यूज नहीं होता है। ड्रिल ओपन कास्ट में आपको यूज होता है,
ओपन कास्ट में आपको जैसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका ओपन कास्ट में यूज नहीं होता है, ड्रिल मशीन। देखिए ओपन कास्ट में आपका ड्रिल मशीन यूज हो रहा है, ड्रिल करता है, फिर उसमें आपको एक्सप्लोसिव यूज करना, ब्लास्ट करना है। रोड ग्रेडर, ये भी आपका देखिए रोड ग्रेडर मशीन है, रोड को ग्रेड करता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, या फिर आपका मटेरियल स्पिलेज गिरा हुआ है उसको साफ करता है, कौन ग्रेड करता है रोड को। तो क्या सर ये हो गया, ये ओपन कास्ट का मशीन हो गया। इसका सर और एक याद रखिएगा, रोड ग्रेडर से आपको क्वेश्चन पूछता है, रोड ग्रेडर किस टाइप का हो सकता है कि चेन माउंटेड या टायर माउंटेड। रोड ग्रेडर हमेशा आपका टायर माउंटेड होता है, ये समझ गए। इतना पूछा गया, हमेशा बहुत बार पूछा गया है, टायर माउंटेड होता है रोड ग्रेडर, ये आप समझ गए। सर इससे पहले जो आपको क्वेश्चन था डोजर, डोजर क्या सर हमेशा चेन माउंटेड होता है, नहीं आपको वो टायर माउंटेड भी होता है, चेन माउंटेड भी होता है, दोनों होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना। इंडलेस हॉलेज ये आपका अंडरग्राउंड का चीज है। इंडलेस हॉलेज में क्या होता है, एक साइड से आपका खलिया बोगी जाता है, मतलब एम्प्टी टब, और एक तरफ से आपका लोडेड टब आता है। ये टोटल इस सर्किट में चलता है, इसका कोई इंड नहीं होता, इसलिए इसका नाम इंडलेस हॉलेज दिया गया। ये आपका अंडरग्राउंड का चीज है। बेल्ट कन्वेयर ये आपका ओपन कास्ट का भी चीज है, ये अंडरग्राउंड का भी चीज है, लेकिन बेल्ट कन्वेयर आपका जनरली इसमें बोलता है प्रयुक्त नहीं होता है। और ओपन कास्ट में कौन सा यूज नहीं होता है, तो ओपन कास्ट में तो यूज होता है, ओपन कास्ट में ये भी यूज होता है, ये भी होता है, लेकिन इंडलेस हॉलेज का ओपन कास्ट में यूज नहीं होता है, समझ गए ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये बेल्ट कन्वेयर आपका ओपन कास्ट का CHP का फोटो है, ये आपका ओपन कास्ट में यूज होता है। मतलब आप लोग किस में जाएंगे, इंडलेस हॉलेज में जाएंगे, जो आपका ओपन कास्ट में ये चीज आपका यूज नहीं होता है। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे, कोल हैंडलिंग प्लांट मतलब CHP, कोल हैंडलिंग प्लांट डज नॉट हैव दिस, मतलब ये सारा चीज में कौन सा CHP में नहीं होता है। रबर का बेल्ट, देखिए ये जो आपका बेल्ट होता है ना, ये रबर का होता है। साइड रोलर, ये जो आपका साइड रोलर है ना, देखिए यही साइड रोलर है, ये भी आपको मिल गया। कटिंग किनारा, देखिए ये आपका पूरा कन्वेयर सिस्टम है, आपको कटिंग का कोई ये मतलब पार्ट नहीं होता है कि सर उसको काट रहा है, काटने का कोई पार्ट नहीं होता है, इसमें कौन सा नहीं होता है, आपका कटिंग नहीं होता है। ड्रम आपका होता है, ड्रम इसके नीचे में आप देखिएगा ड्रम होता है, बेल्ट को आपको पूरा लपेटता है, उसमें भी आपका ड्रम होता है। तो ये चीज़ हम लोग जान गए कि आप क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग कैसे क्या किए, तो आपको कटिंग इसमें नहीं होता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आते हैं। 10 में क्या बोला जा रहा है, एकदम वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करना चाहते, इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, आप चाहे तो स्लो करके देख सकते हैं। किन्हें प्रथम उपचार किट रखने, मतलब वन डज नॉट रिक्वायर टू हैव फर्स्ट एड किट, मतलब कौन इसको जरूरत नहीं रखने का फर्स्ट एड किट। देखिए ओवरमैन एकदम जरूरी है, क्योंकि अपने फेस में यदि कोई उसका एरिया में यदि कोई आपका काम कर रहा है, उसको चोट लग गया तो उसको फर्स्ट एड करना किसका काम है, ओवरमैन का। माइनिंग सरदार, उसके भी साथ में बहुत सारे लोग दिए रहते हैं, चोट लग गया तो उनको साथ रखना जरूरी है। उप प्रबंधक असिस्टेंट मैनेजर भी आपका जो फेस का इंस्पेक्शन में जाते हैं, हो सकता है कहीं चोट लग जाए, उनको लग जाए, किसी और को लग जाए, फर्स्ट एड देना है, उसके फर्स्ट एड किट रहेगा तब ना। ये कार्यालय अधीक्षक ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये आप ऑफिस में आपको कुर्सी में बैठा रहा, चोट कहाँ से लगेगा, तो ये हो गया, मतलब इसको रखने की जरूरत नहीं। इस ऑप्शन के अनुसार इस चारों में किसको नहीं जरूरत है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। आगे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट एड किट में नहीं होता है, फर्स्ट एड किट डज नॉट हैव दिस, मतलब फर्स्ट एड किट में क्या क्या नहीं होता है, दवा होता है, रुई कॉटन भी होता है, हथौड़ा क्या काम फर्स्ट एड किट में, हथौड़ा आपका नहीं होता है, हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। कैंची भी होता है, और क्या होता है, कुछ कुछ क्रीम्स होते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम्स, एंटीसेप्टिक दवाएं भी होती है, चोट मतलब कट गया तो फटाक के आपको लगाना है, कॉटन हो गया, सीजर कैंची भी होता है, बैंडेजेस होते हैं, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि माइनिंग सरदार के द्वारा, माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट, किस चीज को आपको इंस्पेक्ट नहीं करता है, डैम का करता है, करता है, कोलियार्ड का करता है, करता है, कैंटीन का आपका नहीं करता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। फेस का भी करता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, माइनिंग सरदार के पास नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अब बताइए। हैंड प्लान होना चाहिए क्या, नहीं एकदम होना चाहिए, तब ना वो काम करवाएंगे लोगों के साथ। ऑफसेट प्लान भी होना चाहिए। ये प्राथमिक उपचार किट, फर्स्ट एड किट भी होना चाहिए, जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हेलमेट तो मस्ट है, आप समझ गए। माचिस नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राबैंड माचिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, माचिस का क्या करेगा अंडरग्राउंड में या फिर ओपन कास्ट में, माचिस का आपको रखना ही नहीं है। आगे गिराने वाले कोई भी चीज नहीं रखना। आगे माइनिंग सरदार को का अधिकार नहीं है, माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी फॉर, किस चीज का आपको उसका अधिकार नहीं। फेस का इंस्पेक्शन नहीं करेगा, एकदम करेगा सर। आदमी को काम पर नहीं लगाएगा, एकदम लगाएगा सर, उसको जो मैन पावर दिया जाएगा उसको काम में इन्वेस्ट करवाएगा। आगे क्या है, आने वाले खतरे के समय आदमी को हटाने का काम, हाँ मतलब कोई आपको उसको डेंजर दिख रहा है तो आदमी वहां से निकाल लेगा, तो इसका भी उसको काम जिम्मेदारी है। किसी मशीन को चलाने का काम, टू रन अ मशीन, कोई मशीन को चलाने का काम माइनिंग सरदार नहीं करता, उसके लिए अलग से आपका ऑपरेटर दिया हुआ रहता है। हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, नियमानुसार प्रतिदिन पीने का पानी खान के कर्मियों को कितना देता है, एज पर रूल कितना देना है। देखिए एज पर रूल यदि बोला जाए तो आपको 2 लीटर पर पर्सन देना है, 2 लीटर पर पर्सन, ये आप समझिए। लेकिन जब आपका वेट बल्ब टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए तो आपको पर पर्सन 3 लीटर देना है, ये आप समझ गए।
और सर ये पीने का पानी था, क्या चीज़ आप जान लीजिए कि यदि आपका लेटरिन या फिर सफाई का कोई चीज़ है तो उससे आपको 6 मीटर दूर रखना है। मुझे पीने का पानी की जो व्यवस्था किया गया है। उसके बाद क्या है कि पानी को आपको ठंडा रखना है, किस किस कंडीशन आगे बताएंगे, इसके अभी आएगा क्वेश्चन, उसमें से डिटेल्स बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए, इसमें क्या जाएगा आपका 2 लीटर। सर 3 लीटर दिया रहता, आपको वेट बल्ब टेम्परेचर क्वेश्चन मेंशन रहता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, खनिकों द्वारा मतलब द कैप लैंप यूज्ड बाय द माइनर इज, क्या होता है, इंट्रिंसिकली सेफ, फ्लेम प्रूफ, आपका ये दोनों, या फिर चिंगारी उत्पन्न करने योग्य। देखिए अभी का जो कैप लैंप आ रहा है वो आपका इंट्रिंसिकली सेफ आ रहा है, वो आपको उसमें वोल्टेज आपका 30 वोल्ट तक रहता है। वो इतना कैपेबल नहीं होता है कि बाहर में आपको किसी प्रकार का वो आग उत्पन्न कर सके। इंट्रिंसिकली सेफ अभी आ रहा है। इससे पहले जो आपका आता था वो आपका फ्यूज प्रोटेक्टिव आता था। फ्यूज प्रोटेक्टिव मतलब सर नहीं समझ में आ रहा है, फ्यूज प्रोटेक्टिव आता था, उसमें सिल्वर का फ्यूज आता था। क्या होता था, सिल्वर का फ्यूज। ऐसा कुछ अनहोनी उसके अंदर में यदि हो जाए तो क्या होता था कि सिल्वर का फ्यूज कट जाता था, बीच से कट जाता था, और इस प्रकार सुरक्षा हम लोग को मिलती थी। यदि आपका ऑप्शन में दोनों रहे तो आपको कोशिश कीजिएगा दोनों मारने का, कोशिश आपको दोनों ही मारने करना है कि जो आपको खनिक द्वारा, ताकि इसमें पूरा क्लियर नहीं लिखा गया है कि अभी के टाइम वाला आपका कैंप लैंप है या पुराना वाला, तो आप दोनों मारिएगा, ये मेरा सजेशन है। हालांकि देखिए इसमें अलग अलग टीचर का अलग अलग राय है, बहुत कोई बोलते हैं इंट्रिंसिकली से मारना है, बहुत कोई बोलते हैं फ्यूज प्रोटेक्टिव मारना है। यहाँ पर आपका यहाँ पर फ्लेम प्रूफ लिखा हुआ था, आपको सॉरी इसमें ऑप्शन आपका सी होगा नहीं, तो इंट्रिंसिकली सेफ हो जाएगा। ऑप्शन में यदि यहाँ पर आपका रहता है फ्यूज प्रोटेक्टिव, इसके जगह में फ्यूज प्रोटेक्टिव, तो आपको फ्यूज प्रोटेक्टिव को लेकर ऑप्शन ए एंड बी को मारना है। ये आप समझ गए, इंट्रिंसिकली सेफ वाला आपको समझा दिए। आगे आते हैं कि वर्कमैन इंस्पेक्टर फिल्स दिस फॉर्म स्टैट्यूटरी। आप इसका हमें क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में आप देख सकते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर को डिटेल्स वीडियो में बना के डाल दिया हूँ, उसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। किस फॉर्म में सर, वो मतलब वो अपना रिपोर्ट को लिखता है फॉर्म यू में, फॉर्म यू में रिपोर्ट लिखता है। रिपोर्ट लिखने के बाद 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर ऑनर एजेंट मैनेजर उस पर काउंटर साइन करेंगे कि जो आप प्रॉब्लम जो दिखाया गया है वर्कमैन इंस्पेक्टर के द्वारा, उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या काम किया 15 दिन के अंदर। ये आप समझ गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसके बारे में आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, वर्कमैन इंस्पेक्टर पे आप जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में कितने आदमी पे होने पे WI रखना है, कि मैकेनिकल का रखना है, इलेक्ट्रिकल रखना है, ना आपका सिविल का रखना है, ना माइनिंग का रखना है, किसका रखना है, सारा चीज बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग एन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। जब ओपन कास्ट को प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है, सबसे डिफिकल्ट काम तो बताइए। सिलेक्शन ऑफ कस्टमर। यदि हम कोयला निकालेंगे तो ये आप यदि कभी दुकान यदि कोई चीज़ का खोलिएगा तो आपको तो पता रहेगा हमको किसको किसको बेचना है, उसका चुनाव करना आपको ज़्यादा कठिन काम नहीं है। आप तो आगे डील क्लियर कर लीजिएगा, मैं आपको ओपन कास्ट माइन खोलने जा रहा हूँ या फिर अंडरग्राउंड, तो आप कोयला लीजिएगा क्या, तो अभी तो कोयला का इतना डिमांड है कि आप कहीं भी खोलिए आपको कोयला तो बिक ही जाएगा। ये आप समझ गए। तो मतलब कस्टमर का सिलेक्शन करने में आपको बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रीन बेल्ट क्रिएशन, इसके लिए आपको कोई इशू नहीं होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, बस है कि आप रिक्रूटमेंट निकाल दीजिए ना। अभी इतना बेरोजगार है कि आप यदि 10 आदमी खोजेंगे तो आपको 10,000 आदमी मिल जाएंगे, ये भी आसान है। लेकिन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन ये बहुत कठिन काम है। होता है क्या कि जैसे कि जो भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं वो अपने आवास, अपने परिवेश और उनके साथ जो संस्कृति रह रही है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ के जाए, ताकि वहाँ से जाने से आपका सारा चीज़ खत्म हो जाता है। उसका घर चला जाता है, उसके अगल बगल के माहौल परिवेश, उसके पड़ोसी चले जाते हैं, उसके साथ जो जीव जंतु रहते हैं, चाहे वो गाय हो, बैल हो, बकरी, वो सारा चीज़ चला जाता है। उस एरिया से उसके साथ जुड़ाव रहता है, उसका जो संस्कृति रहता है सब लोग के साथ बैठकर खाने का, सबके साथ त्यौहार मनाने का, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि वहाँ से शिफ्ट होने के बाद सभी लोग अपना अपना अनुसार अपने अपने अलग अलग जगह में घर बनाते हैं, सारा चीज़ खत्म हो जाता है। ये सारा चीज़ को देखते हुए क्या होता है कि वो लोग देना नहीं चाहते हैं अपने ज़मीन को। तो सबसे कठिन काम होता है आपका लैंड को एक्वायर करना, कि उसको उसमें खेती होता है, आगे चल के उसमें और भी कीमत उसको मिलेगा, ये सोचकर वो देना नहीं चाहते हैं। रिहेबिलिटेशन मतलब उसको पुनर्वास करवाना बहुत कठिन काम है, वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन में आपको आना है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 19 आपका गोफ इज रिलेशन टू माइनिंग रिलेट्स टू, मतलब गोफ आपका किससे रिलेट करता है, तेल का कुआं नहीं, अंडरग्राउंड डिपलरिंग। ऑप्शन आपको डायरेक्ट दे गया ऑप्शन नंबर 3 में। डिपलरिंग का भी समझा चुके हैं। जब कोयला काटते आते हैं ना पीछे से, जब काटते आते हैं तो उसको यदि छोड़ दिया जाए गिरने के लिए तो वो जो एरिया पूरा कहलाता है वैकेंट एरिया, कोयला काटने के बाद पूरा एरिया खाली हो जाएगा, उसको हम लोग गोफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोफ।
वो किससे रिलेटेड है? अंडरग्राउंड का डीप लेयरिंग से, डेवलपमेंट से नहीं है। ओपन कास्ट का वर्किंग में आपका गोप बिल्कुल ही बनता नहीं है। ये आप समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यह खुली खदान की मशीन नहीं है, मतलब दिस इज नॉट ओपन कास्ट मशीन। ये चारों में से आप देखिए क्या नहीं है? क्रेन, क्रेन आप देख लीजिए, ये आपका क्रेन है, ओपन कास्ट का मशीन है। कोई गाड़ी आपका कोई मशीन आपका पलट गया या फिर किसी को उठाना हो तो क्रेन का हम लोग यूज़ करते हैं। टायर हैंडलर, बड़े बड़े ओपन कास्ट माइंस में जहाँ पर 240 टनर चलता है या फिर 100 टनर चलता है तो उतने बड़े टायर को उठाने के लिए आपको मशीन ही चाहिए, तो टायर हैंडलर का यूज़ होता है। ये मैग्नेटो का है उठा के आपको वो जहाँ पर आपको फिट करना है वो कर देगा, मतलब वहाँ तक पहुँचा देगा। एसडीएल ये आपका अंडरग्राउंड का मशीन है। किसका है? अंडरग्राउंड का मशीन है। साइड डिस्चार्ज लोडर देख लीजिए, इसके लिए आपके लिए सुविधा के लिए आपको एक फोटो डाल दी है। फॉर्क लिफ्टर, अब देखिए इसको फोटो देख के आपको पता चलेगा फॉर्क लिफ्टर किसको बोलते हैं, सामान उठा के रख देना। ये जनरली यूज कहाँ होता है आपको बता दे रहे हैं। अमेजन साहब सामान मंगाते हैं ना, बड़े बड़े सामान जो आते हैं, बस वो उसका वेयर हाउस में इसका यूज होता है, बड़े बड़े वेयर हाउस में। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि ओपन कास्ट का इसमें से कौन सा मशीन नहीं है। आगे आता अगला क्वेश्चन पे, खनन के लिए एसओपी का पूरा नाम है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ एसओपी। देखिए फुल फॉर्म ऑफ एसओपी में आपका 2 ऑप्शन रहता है। कौन सा ऑप्शन आपका उसमें है वो आपको डिपेंड करता है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑप्शन में क्या आपको उसके अनुसार टिक लगाना है। देखते हैं, शेड्यूल आपका होगा नहीं, सुपरिटेंडेंट आपका होगा नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये एसपी का होता है फुल फॉर्म। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना था। ये आपका सिस्टम ऑफ प्रोसेस आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए अभी एग्जाम आपका बहुत करीब है, कब आपका एग्जाम का शेड्यूल निकाल दिया जाएगा इसका कहना मुश्किल है। आप तैयारी 15 दिन पहले ही करके रखिए कि आपको लास्ट में रिवाइज करने का समय मिल जाए। मैं आपको रूल्स रेगुलेशन और एक्ट ये तीनों कंप्लीट कराऊंगा, धीरे धीरे वीडियो डालूंगा। एक खुशी की बात है कि मैं हाल ही फिलहाल में थोड़ा सा बिजी था, एग्जाम था, और खुशी की बात यही है कि मैं सेकंड क्लास मैनेजर बन गया। मैं आगे बताऊंगा कि सेकंड क्लास मैनेजर का फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करते हैं। जस्ट मैं क्लियर किया, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे मैंने उसको अटेम्प्ट किया, क्या क्या बुक पढ़ना पड़ता है, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। मैं सारा जितना भी कोशिश में करूंगा कि लगभग 15-20 सेट क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवा दूं और रूल्स रेगुलेशन एक्ट को भी धीरे धीरे क्लियर कराऊं। आगे आते हैं, पानी के खतरे का प्लान कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर नहीं बनाता है। आप यदि पढ़े हैं तो आपको ये चीज पूरा याद होगा। सिविल सर्वेयर नहीं बनाता है, माइनिंग सुपरवाइजर नहीं बनाता है, वो बनाता है क्या बनाता है? माइनिंग सर्वेयर बनाता है। उसको टोटल चीज पता रहता है कि पानी कहाँ पर है, कहाँ तक हमको वर्किंग करना है, टोटल चीज जो अपडेट करने का भी जिम्मेदारी होता है, प्लान बनाने का भी जिम्मेदारी होता है, वो आपका सर्वेयर का होता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोयला निर्माण किस क्रम में हुआ? देखिए कोयला निर्माण किस क्रम में हुआ है, सबसे पहले आप ये तो हम बताए हुए हैं कि कोयला एक्चुअली में क्या था कि आपके जो पेड़ पौधे हैं किसी जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण वो दब गए, फिर वो वुड बना। क्या बना था? सबसे पहले आपका पेड़ पौधे जब दब गए, ट्रीज या प्लांट्स, आपका क्या बना? वुड। उसके बाद क्या बनता है? पीट। उसके बाद लिग्नाइट बना। उसके बाद यहां पर 2 चीज है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपका है या नहीं हमको पता नहीं। तब बिटुमिनस, उसके बाद फिर बिटुमिनस, और फिर बिटुमिनस के बाद आपका एंथ्रासाइट। हालांकि स्पीड लिखता हूं इसलिए आपको स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रहा है, मैं सही लिख दे रहा हूं। एंथ्रासाइट ये आप समझ गए, तो याद कैसे रखिएगा आप थोड़ा सा कर लीजिए। डब्लू वुड, पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, यहाँ पर S2 कर लीजिएगा, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, फिर आपका वुड, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस हो गया, और आपका ये एंथ्रासाइट। इस तरह करके याद कर रखिएगा तो आपको किसी प्रकार का आपको कंफ्यूज नहीं होगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना है कि इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा है बिटुमिनस, आगे आपका होगा नहीं। आपका यहाँ पीट दिया हुआ है, फिर आपका लिग्नाइट दिया, एंथ्रासाइट आगे आगे आपका होगा नहीं। यहाँ पर पीट, फिर आपका लिग्नाइट जिसको आपको भूरा कोयला बोलते हैं, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही क्रम दिया हुआ है। ये सारा चीज दिया रहता है, तो ये भी चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि कैसे याद रखिएगा। वुड, पीट, लिग्नाइट 3 हो गया। आगे क्या हो जाएगा? सब बिटुमिनस, 2 गो है, फिर सब बिटुमिनस और फिर बिटुमिनस, SB करके याद रखिएगा। सब बिटुमिनस या बिटुमिनस, या B भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका एंथ्रासाइट। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। ये आपका आगे आ गया, लिग्नाइट आपका होगा नहीं। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे कि द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज रिलेटेड विद, जो
RF जो होता है वो प्लान से रिलेटेड है, कि जनरली आपका CMR में दिया हुआ है प्लान के बारे में, उसमें क्या बोलता है कि कोई भी प्लान आपका कितने RF पे होना चाहिए, तो आपका या तो 2000:1 या फिर 1000:1 होना चाहिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन पे कि जो प्लान होता है वो किस RF पे होता है, इस पे होता है या फिर इस पे होता है। दिखाता क्या है, जैसे मान लीजिए कि उस प्लान में आपका 1 मीटर को दिखाना रहेगा, या फिर जैसे समझ लीजिए 2000 मीटर को दिखाना रहेगा, 2000 मीटर को आपको 1 मीटर करके दिखा देगा। कैसे दिखाएगा, वो 1 मीटर एरिया में दिखाएगा। हो सकता है यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा कि उस 2000 मीटर को आपको 1 सेंटीमीटर दिखा देगा। 1 सेंटीमीटर आपको प्लान में दिखेगा, और जो 1 सेंटीमीटर आपका जो मान लीजिए प्लान है उसमें जो आपका 1 सेंटीमीटर रहेगा वो किसको दर्शाएगा, 2000 मीटर को दर्शाएगा। इस प्रकार होता है प्लान। तो ये हम लोग देख लिए कितने RF पे होता है, तो 2 RF पे होता है। तो ये माइन प्लान का चीज है, वेंटिलेशन का नहीं है, सैंपलिंग का नहीं है, ड्रेनेज का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। दिस इज नॉट अ माइन एज पर माइंस एक्ट, मतलब इसमें कौन सा माइन नहीं माइंस एक्ट के अनुसार। ओबी बेंच आपका माइंस के अंदर आता है, पावर प्लांट आपका नहीं आता है। मेन सम्प भी आपका, जब आप ओपन कास्ट माइन या फिर अंडरग्राउंड माइन जाइएगा तो आपका मेन सम्प बन जाता है, कोयला निकालते हैं और पानी भर जाता है, मेन सम्प होता है। CHP कोल हैंडलिंग प्लांट भी आपका माइनिंग के मतलब माइंस के अंदर आता है, माइन सेट के अनुसार। पावर प्लांट आपका नहीं आता है, आपका CMR में आपको पावर प्लांट में आपको कोई मेंशन नहीं है कि ये आपका माइंस है। आगे आता है अगला क्वेश्चन पे कि हु इज नॉट अ कंपिटेंट पर्सन एज पर नॉर्म्स। मैं आपको कौन सा इसमें कंपिटेंट पर्सन नहीं है। HEM ऑपरेटर आपका कंपिटेंट पर्सन नहीं है। कंपिटेंट पर्सन के लिए एज कितना होना चाहिए, कम से कम आपका 20 ईयर्स, ये याद रखिएगा। कंपिटेंट पर्सन का एज है, कंपिटेंट पर्सन का ये एज है मिनिमम 20 ईयर्स, ये समझ गए। कोई भी आदमी खान में कितना एज रहने पे काम कर सकता है, वो कम से कम 18 साल, मतलब कंप्लीटेड 18 ईयर्स। सर 17 साल यदि 364 दिन रहा तो खान में काम कर सकता है, नहीं कर सकता, याद रखिएगा 18 साल। सर ट्रेनिस के लिए या फिर अप्रेंटिस के लिए सर 16 साल मिनिमम है, 16 साल आपको होना ही चाहिए, अप्रेंटिस आ सकते हैं, ये आप समझ गए। सर मैनेजर के लिए क्या एज है, 23 साल। तो कुछ चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिशियन ये भी कंपिटेंट होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए या फिर उसको देखभाल करने के लिए। माइनिंग सरदार ये भी आपका कंपिटेंट होता है, आपको सबको पता है। डाटा एंट्री कलर की आपका कंपिटेंट पर्सन नहीं होता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही छट जा रहा है। आगे न्यू कोल माइन रेगुलेशन इज इफेक्टेड फ्रॉम, मैं आपको जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन बताया था, कुछ क्वेश्चन पीछे जाइएगा। 27 नवंबर 2017 को आपका न्यू कोल माइन रेगुलेशन आया था, तो आपको देखना है 27 नवंबर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट नहीं लिखा हुआ है। नवंबर 2017 आप लगा दीजिए, मार्च आपका था नहीं, नवंबर था आपका, मार्च आपका ये होगा नहीं। डेट में लिख देता हूँ कि आपको किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। 27 नवंबर। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइन, इसमें कौन सा आपका माइन नहीं है। डग लाइन का फेस, डग लाइन कहीं चलेगा, माइंस नहीं कहलाएगा, माइंस कहलाएगा, माइंस में ही चलता है वो। कोल रिसीविंग हॉपर, जहाँ पर हम लोग कोयला उत्पादन करते हैं, कोयला प्रोडक्शन करने के बाद उसको हम ले आते हैं डंपर के थ्रू, और फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक हॉपर में डालते हैं। हॉपर में डालने से क्या होता है, फिर वो क्रश होकर फिर आगे बढ़ता है, तो आपको माइन के एरिया में आता है। डंपर कोल यार्ड, डंपर कोल यार्ड क्या होता है कि कोल यार्ड होता है जहाँ पर कोल माइंस से कोयला उठता है, फिर डंपर लाके वहाँ पर डंप करके रख देता है, वो हो गया डंपर कोल यार्ड। मतलब कोयला का एक यार्ड है बहुत बड़ा, और फिर वहां से उठा के फिर आप क्रशर पे डालिए, ये होता है, ये आप समझ गए। ग्राहक का कोल यार्ड, अब यदि हम किसी से कोयला ले रहे हैं, हम कहीं पर रख रहे हैं, वो मेरा माइंस का एरिया में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए कस्टमर्स का कोल यार्ड आपका माइंस में नहीं आएगा। ये आपका ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के कामगारों का PME किस अंतराल पे होता है, मतलब PME इज डन विच इंटरवल ऑफ वर्कमैन मोर देन 45 ईयर्स। 45 साल से यदि अधिक का एज हो गया, मोर देन 45 ईयर्स, तो उसको PME करवाना है। कितना साल में, 3 साल में। ये कब आया था सर, ये 10th कॉन्फ्रेंस पे आया था, याद रखिएगा। 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जब हुआ था ना, तब ये आया था, तब ये बताया गया था, रिकमेंडेशन था, इसको लागू किया गया। PME जनरली होता है कितना साल में सर, 5 साल में। सर कैसे, हर साल क्या होता है ना, 20% वर्कमैन को PME के लिए भेजा जाता है, तो 20 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका पीछे अलग बारी आ जाएगा, ये हो गया। PME होता है किसका सर, और एक चीज, जो वहां पर काम कर रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है, मतलब बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। IME किसका होता है, न्यू एम्प्लॉय का, ये आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, किस अंतराल पे होता है, हर 3 साल पे। हर 3 साल कहाँ लिखा हुआ आपका, यहाँ, ये आप समझ गए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ चीज छूट रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो में जब हम बताएंगे ना उसको आप क्लियर कर देंगे।
रिप्रेजेंट ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन इज डन एट द इंटरवल ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन को अनुसार बहुत सारा कंट्राडिक्शन है कि मतलब क्या होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको बिल्कुल भी मतलब कंट्राडिक्ट नहीं होना है। इसमें 5 साल होगा, इसमें क्या होगा 5 साल होगा, कि मतलब जनरली आपका जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है ये MBTR में आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें आपको लिखा हुआ पर क्लियर वर्ड में कि आपको 5 साल में आपको देना है। वही 20% वाला ही इसमें केस चलता है, 20% करके रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन स्पेशल केसेस जैसे कि मान लीजिए कोई गेस्ट टेस्टिंग का है, उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग कितना देते हैं, पर ईयर देते हैं। और सर ये पर ईयर, या फिर आपका शॉर्ट फायर है उसको भी पर ईयर देते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग का आपका वर्कमैन को यदि पूछा जाए तो आप नॉर्मली मानिएगा 5 साल। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को किए, क्वेश्चन नंबर 30 को किए। इसके बाद फिर हम लोग 31 से 60 तक करेंगे और फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहता हूं कि टोटल आपको माइनिंग का रिगार्डिंग यदि आपको किसी प्रकार का इशू है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ सेफ्टी कमेटी ये का वीडियो अपलोड करूंगा, सेफ्टी कमेटी को आप देखिए, फिर उसका सर्टिफाइंग सर्जन। धीरे धीरे हम लोग इस तरह रूल्स फिर एक्ट फिर रेगुलेशन को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ जो क्वेश्चन का सिलसिला है ये भी चलता रहेगा। रिगार्डिंग का आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि कोई चीज़ छूट गया जो मैं आपको बता नहीं पाया, कोई चीज़ मिस्टेक हो गया तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हो सकता है कि बोलते बोलते एक फ्लो में कहीं पर मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल गया जो इस क्वेश्चन में नहीं बताना था, वो गलत था, तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा जरूर, और मैं माफ़ी का हकदार भी हूँ कि मतलब हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा और फिर मैं अगले वीडियो में आपको उसको जरूर सुधार कर दूंगा। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूँ दोस्तों, काइंडली आप हमको सपोर्ट करते रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।